सऊदी में वगैरह होता है, यूएई में, कि अगर उसने रेप किया तो उसको इंस्टेंट इमीडिएट उसको सज़ा दी जाती है। और मुझे ये लगता है, आई स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ मैं कि ये शक्ति एक्ट के तहत हम वुमेन को सही प्रोटेक्शन मिलेगा। आदाब अर्ज़ है। आई न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे मकसद को पूरा करने में हमारी मदद करें। आज हमारे समाज में खुसूसन महिलाओं को लेकर, ख़वातीन को लेकर जो तरह तरह के वाक़यात होते हैं, दहशत के वाक़यात, घरेलू दहशत होती है, और हमारे माशरे में अभी तलाक़ के और डाइवोर्स के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह हमारे जो नए शादीशुदा जोड़े हैं, नए शादीशुदा जो कपल्स हैं, उनकर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजह है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं। आप सभी उन्हें जानते हैं, विद्या प्रधान मैडम वाइस प्रिंसिपल है नौखंडा कॉलेज में, और उनके सोशल जो काम है उस पर, सोशल जो हमारे अतराफ जो कुछ हो रहा है उस पर भी नज़र रखते हैं उन्होंने, और काफ़ी अपनी एक सोच, अलग से सोच रखते हैं। मैडम, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपका भी। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि हम आपसे रूबरू हो सके। और सोशल जो अभी चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, रेप केसेस हो गए, एसिड अटैक हो गए, ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह यह है कि जो हमारा पहले का जो फैमिली सिस्टम जो था, जिसमें जॉइंट फैमिली होती थी, उसमें ये होता था कि बड़ों का सुनना कंपलसरी था, और हम लोग सब एक दूसरे के बोलने पर, एक दूसरे की वैल्यूज़ को कंसिडर करके हम लोग चलते थे। मगर अभी का जो माहौल है, एजुकेशन की वजह से हो या जॉब की वजह से हो, जो सिंगल फैमिली कंसेप्ट जो हमारे समाज में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले होता था कि जॉइंट फैमिली में जो बड़े बुज़ुर्ग होते थे वो बच्चों को सीख देते थे, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता था, और इस वजह से ये होता था कि हमारे जो वैल्यूज़ है, हमारे जो फैमिली कंसेप्ट है, जो फैमिली सिस्टम है, वो बच्चों में पेनिट्रेट होता था। अब हुआ ये है कि जॉब की वजह से या एजुकेशन की वजह से फैमिलीज़ में जो डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, सिंगल फैमिलीज़ का जो कंसेप्ट आ रहा है, तो बच्चों में पेरेंट्स को बच्चों को देने के लिए वक्त नहीं है, तो वैल्यूज़ इनकल्केटिंग और पेनिट्रेशन हो ही नहीं रहा है। बड़े बुजुर्ग कैसे रहना है, पेरेंट्स को ये वक्त ही नहीं है। और डिजिटलाइजेशन, मुझे लगता है ये वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि घर पर भी आने के बाद मम्मी, मैं ऑफिस से आ गई हूँ, अभी मुझे ये काम है करना है, और उसके बाद में जो लैपटॉप लेकर बैठते हैं, मम्मी हो या फादर हो, तो बच्चों की तरफ जो हम तवज्जो कम हो रही है हमारी, हम उनको वैल्यूज़ नहीं सिखा रहे हैं। ये एक मेन वजह है। मुझे लगता है कि ये हमको इसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। दादी, नानी जी, और परनानी का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया है। सर, कभी भी जॉइंट फैमिली को हम प्रीफर ही करना चाहिए, क्योंकि थोड़े थोड़े जो भी झगड़े वगैरह होते थे, तो वो हम लोग ये चाहते थे कि ये सब लोगों के सामने ना आए। बड़ों का जो धाक होता था हम लोगों को, ये एक बहुत बड़ी रीज़न था अभी, जब हम वो सोचते नहीं थे। मगर अभी है तो ग्रेजुअली ये हो रहा है कि जॉइंट फैमिलीज़ का जो सिस्टम है वो पूरा ख़त्म होने को आ रहा है। ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अभी देखिए जी कि हम इस तरह देखें कि हम जब एजुकेट हो रहे थे तो लोग कहते थे कि भाई तालीम हासिल करने के बाद बंदे अच्छे हो जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। रिजल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है ना सर।
बुज़ुर्गों के साथ हमारा जो इंटरेक्शन, हम लोग जब छोटे थे हमारे टाइम भी ये होता था कि हम लोगों के पेरेंट्स घर पे होते थे, उनको इतना वक्त रहता था कि वो बच्चों को वो शेयर कर सकते थे, वो सिखाते थे कि हमारे बचपन में हमने इतनी गरीबी देखी है, हम चाह रहे कि हम ये सब आपको प्रोवाइड करें ताकि आप बहुत अच्छा पढ़ लिख कर आपका और अच्छा लाइफ सेट हो। मगर अभी है तो बच्चों को और पेरेंट्स को इंटरेक्शन करने का वक्त ही नहीं मिल रहा है, और पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि हम कमा रहे हैं तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है। हम हमारे वैल्यूज़ को, हमारे सिस्टम को, हम बिल्कुल भी, जनरेशन जो गैप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैडम, सवाल यही पैदा होता है कि एजुकेटेड जो लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो वहाँ पर भी वही है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर भी वही हाल है, सेम पोजीशन है दोनों की। औरत पर जो दहशत हो रहा है वो दोनों जगह हो रहा है जी। तो उसकी वजह भी यही हो सकती है। कैसा है ना सर, वजह तो यही है क्योंकि हम लोग खाली एजुकेशन ले रहे हैं। एक्चुअली एजुकेशन का डेफिनेशन ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, हम खाली तालीम ले रहे हैं, हम सुसंस्कृत नहीं हो रहे हैं, हम खाली डिग्री ले रहे हैं, हम अपना खाली पोजीशन बढ़ा रहे हैं, मगर जो दूसरा पार्ट हमारे लाइफ का है, जो सोशली हमको जो जीना है, उसमें हमारा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। और कैसा है, शुरू से ही ऐसा होता है कि लेडीज़ पर अत्याचार होते ही है और हो रहे हैं, और अभी जो माहौल देख रहे हैं हम मोबाइल्स की वजह से, टीवी की वजह से, तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और एक बच्चों में अब यह खौफ भी हो गया है कि हम लोग अगर बाहर जाते हैं या हम मोबाइल भी, अगर अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अभी ऑनलाइन टीचिंग का जो चल रहा है, तो जब हमने कांटेक्ट किया कि बेटा आपको अभी हम ऑनलाइन आपको गूगल मीट पे, जूम पे लेक्चर्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, तो हमारे बच्चों के पास मोबाइल बहुत कम है। मोबाइल जब भी आ रहा है उसका मिसयूज़ हो रहा है बहुत जगह, और ये एक डिजिटलाइजेशन मुझे लगता है एक बहुत बड़ी वजह है कि हम वो नेगेटिव अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। उसका जैसा हम कहते हैं कि हर एक कॉइन का दो साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड एंड आधा जो है तो वो नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव के साथ साथ पैरेलल हमको नेगेटिव भी उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। तो किस तरह एजुकेट करना चाहिए आपको लगता है ये सब प्रॉब्लम को? अगर देखिए, अगर गरीबों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अपनी बीवी को कोई शख्स मारता है, तो हो सकता है कि उसका फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन पढ़े लिखे अच्छे ख़ानदानी लोग, अच्छा कमाने वाले लोग भी वही कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है सर, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमने है तो सिस्टम में ही ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनको सोशल वैल्यूज़ जो है हम उनको वहाँ पर वो डेवलप हो, एजुकेशन के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ। और बहुत सारे जगह क्या होता है कि खाली एजुकेशन की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सोशल जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट घर से भी वो लोग बच्चे दूर हो जा रहे हैं, और कॉलेजेस में भी उनको सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए वो जो गैप आ रहा है उनमें वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो रही है कि हमको ये समाज में कैसा हो गया, जॉइंट फैमिली है तो हम सब लोग एक दूसरे के इंटरेक्शन से, एक दूसरे के मान सम्मान से हम बंधे हुए होते हैं। अब यहाँ पर है मैं हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया है वो एकदम सही है और इसको कोई चैलेंज नहीं है। हर एक इंडिविजुअल यही सोच रहा है, और ये सोच की वजह से मुझे लगता है कि ये जो सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं। न्यूली कपल्स को अगर हम देखेंगे तो अगर 100 मैरिज होती है तो उसमें से बहुत कम 60% मैरिज जो है तो टूट जा रही है। उसका क्या कारण है? लोग अलग अलग कारण बोलते हैं कि माँ बाप का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, मोबाइल फ़ोन की वजह से ही है, यहाँ पर भी है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर मोबाइल की वजह से। मुझे लगता है अभी जो अपन देख रहे हैं सोशल इसमें कि मोबाइल, हस्बैंड का ये बोलना है कि उन्होंने वाइफ जो है वो बार बार मोबाइल क्यों ये करती है, मेरा मोबाइल है ना। और ये बहुत बड़ी वजह है सर। ये तो लेडीज़ ने भी समझना चाहिए कि उसके क्या एक्सपेक्टेशंस, ये कैसा दोनों साइड से होना चाहिए सर। नहीं होता ही है, जो प्रॉब्लम जो आती है ज़्यादातर हमने जो देखा है, से ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसकी ज़रूरत और कोई भी चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है ये इंडिविजुअली अपन ने, इंडिविजुअल व्यक्ति ने समझना चाहिए कि ये हमने कितने हद तक इसको यूज़ करना है। होता ही क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो हमने जो लोगों से बातचीत की है
तो उनका ये प्रॉब्लम है कि वो लड़का ये कहता है कि लड़के घर वाले ये कहते हैं कि सुबह होते ही माँ फ़ोन करती है कि तू क्या कर रही है बेटी, तूने खाना पकाया क्या, झाड़ू दिया क्या, छोटे छोटे घर के जो काम होते हैं वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर कि बेटी और वो माँ का ही सब कुछ चलता रहता है, और ये जो घर में है वो वहाँ पर उसका कोई सुनते नहीं है वो किसी का। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो प्रॉब्लम है ही सर। मुझे तो लगता है कि अपन ने पूरे ऐसे सोसाइटी में जाकर, मोहल्लों में जाकर ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि किस वजह से, और जड़ तक जाना चाहिए। खाली एक प्रोग्राम के हद तक हम अवेयरनेस करते हैं और उसके बाद में हम उसको टाल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के जो अच्छी तरह से उसके रिजल्ट्स हमको मिले हैं। और अगर ये अवेयरनेस जैसा ट्री प्लांटेशन का रहा सर, तो आज हम ये देखेंगे कि हर एक व्यक्ति ने कम से कम 2, 4, 5 तो कौन से भी लेवल पे हो, ये हो रहा ही है कि प्लांटेशन का इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमने देखा भी है कि एनवायरनमेंट कितना सुधर है। तो इसी तरह से हर चीज़ में इतनी अवेयरनेस होना चाहिए कि ये वजह है। और इसमें मदर का बहुत बड़ा रोल होता है कि उन्होंने भी थोड़ा सा बच्ची को थोड़ा समझा के, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस ये दोनों के अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से होता है। वही ना, अभी हमारे जो अदालतें हैं ज़्यादातर यही काम कर रही है। फैमिली कोर्ट जो देखेंगे आप तो वहाँ पे हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े, और वो लोग भी जो इसके लिए काम करें वो आखिर तक समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, और लास्ट में वो जब नहीं मानते तो टूट जाता है। अभी ईगो इतना बढ़ गया है सर, क्योंकि उनमें वो कल्चर ही नहीं रहा कि हमने बड़ों का सुनना है। आज वो बच्ची माँ को सिखाती है कि मम्मा आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे मालूम है, मुझे ये करना है। तो ये क्यों हो रहा है सर? ये जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट, मैं बार बार कहूँगी कि ये जो टूट रहा है ये कंसेप्ट, क्योंकि पहले कैसा था, मम्मी पे भी प्रेशर होता था, दादी का, नानी का। आज वो प्रेशर नहीं रहा, मम्मी भी फ्री हो गए तो मम्मी को देखकर बच्ची भी फ्री हो गई। और हम खाली लेडीज़ को ही नहीं देंगे दोष, हम हैं तो जेंट्स को, दोनों बराबर के उसमें, दोनों पार्टीज, लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच सिचुएशन। अभी हमारी सरकारें महिला के ताकतवर बनने के लिए बहुत सारी स्कीमात जाहिर करती है, महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है। उसके बावजूद महिला कहीं ना कहीं समाज में दुखी ही नज़र आती है। उसकी बहुत सारी वजह जैसे आपने बताया वो है। अभी एक हमारी सरकार एक कानून बनाने जा रही है कि अगर किसी पर कोई, भगवान न करे, किसी पर कोई रेप होता है तो उस रेपिस्ट को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। ये इस तरह के कानून बनाने से क्या आपको लगता है कि इस तरह के वाक़यात में कोई कमी होगी या कोई बदलाव होगा? पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा है। टाइम लिमिट बहुत ज़रूरी था, और मुझे ये लगता है, आई स्ट्रांगली ये बिलीव करती हूँ मैं कि ये शक्ति एक्ट के तहत हम वुमेन को सही प्रोटेक्शन मिलेगा। हमारे कॉलेज में वुमेन स्टडीज़ सेंटर के तहत फैज़ अहमद साहब ने एक प्रोग्राम लिया था। उसमें मैंने बहुत साल पहले 2016 में ये कहा था कि जैसा सऊदी में वगैरह होता है, यूएई में, कि अगर उसने रेप किया तो उसको इंस्टेंट इमीडिएट उसको सज़ा दी जाती है। और वो स्टेटमेंट मुझे आज पूरा फुलफिल होता दिख रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई स्टैंड विद द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कि उन्होंने इसका सोचा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में, असेंबली में ये पास होना है ये बिल, शक्ति एक्ट। और इससे हम जैसे हमारे महिलाओं को, हमारे बच्चों को बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलने वाला है। और ये कायदा पास होना, आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट। मैडम, महाराष्ट्र में फिर भी हम लोग बहुत सेफ है, हमारे स्टेट में बहुत एडवांस है, हम सब लोग ऐसा बोला जाता है। लेकिन यूपी बिहार की तरफ देखेंगे, जिस तरह वाक़यात आपने देखे हैं अभी पिछले, तो क्या इस तरह के कानून जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बना रही है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाकर वो सारे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए? इस तरह का कोई आप सोचती है? बिल्कुल होना चाहिए सर। और मैं तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप लिया और उनको ये महसूस हुआ कि ये कायदा अस्तित्व में आना चाहिए। तो हमारा जो शक्ति कायदा है वो उसी धरती पर, दिशा कायदा वो आंध्र प्रदेश ने जो बनाया है उस धरती पर ही हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। और शायद मुझे ये लगता है कि 100% ये पूरा कंट्री में ये होगा। और जैसा हमने
अवेयरनेस, जैसा मैंने कहा कि 1 बाय 1 हम लोग सभी अवेयर हो गए हैं। अभी कुछ एग्जांपल अगर हम देते हैं तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्कीम्स अवेयरनेस के भी कैंपेन वगैरह चला है। जैसा हमने एड्स का एक बार कैंपेन था, एड्स अवेयरनेस का, तो अभी तो मुझे ये बोलने में बहुत खुशी होगी कि आसपास हम अभी बिल्कुल भी हमारे कानों पे ये बात ही नहीं आती है कि ये एड्स पेशेंट है। इतना जुनून से हमारे गवर्नमेंट ने इसको अवेयरनेस क्रिएट किया लोगों में कि उनको अवेयर हो गए कि किस वजह से हमको ये बीमारी हो सकती है। उसी तरह से हमने ट्री प्लांटेशन का कैंपेन भी चलाया और अब ये जो है पूरे कंट्री में इसको लागू होते हुए मुझे नहीं लगता है कि कुछ देर होगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे महिला और बच्चे प्रोटेक्टेड रहे। जी जी मैडम, आखिरी जाते जाते एक सवाल ये है कि आप जो इंस्टीट्यूट में काम करती है ये बहुत जिम्मेदार और बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर आपने अपना एक मुकाम बनाया है। जिस तरह आपने एड्स को कैंपेन किया था ख़त्म करने के लिए, ट्री के लिए आपने कोशिश की थी, ये जो महिलाओं को जागरूक करने के लिए और जिस तरह की जो तलाक के वाक़यात बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम आपके दिमाग में है जो आप आपके कॉलेज के द्वारा या आपकी सोसाइटी के द्वारा चलाए, ताकि सोसाइटी के जो समाज में जो लोग हैं वहाँ तक आप लोग पहुँचे? ऐसा कोई प्रोग्राम आपके जहन में है? जी, मैं जो कॉलेज में लेक्चरर के ओहदे पर काम कर रही हूँ, वहाँ के जो फाउंडर थे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया साहब, वो एक सेक्युलर पर्सन थे। मुझे जब लोग ये कहते हैं कि आप यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल हो, तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हाउ सेक्युलर डॉक्टर साहब वाज। और डॉक्टर साहब ने जब सोचा कि ये महिला कॉलेज होना चाहिए, और ये कॉलेज में ऑलरेडी हम लोगों ने इतना काम कर चुके हैं हम कि हमने दर्स के प्रोग्राम रखे बच्चों के लिए और बड़े बड़े ओरेटर्स को बुलाया और बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स लेकर हमने तो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। मगर अब हमारे पास वुमेन्स सेल है जो विशाखा कमेटी हम बोलते हैं, और वो बहुत अच्छी फंक्शनिंग होती है। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि हमारे जो भी रिपोर्ट्स जाते हैं हर साल, यूनिवर्सिटी को हो या कलेक्टर को हो, हमेशा हम निरंक ये हमारा रिपोर्ट जाता है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि लेडीज़ को जो उनका अधिकार है, जो उनके लॉज है, वो इम्प्लीमेंट कैसे होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को क्या क्या अधिकार दिए हैं, ये तो बार बार हम प्रोग्राम्स हमारे पास लेते ही हैं। और हमारे जो प्रिंसिपल साहब है डॉक्टर मखदूम फारूकी साहब, उन्होंने भी हर बार ये कोशिश में रहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो लेडीज़ कॉलेज के गर्ल्स है उनके लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, हम उनके लिए स्किल डेवलपमेंट चला रहे हैं, और हमने प्लेसमेंट सेल भी हमारे पास का बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिससे हम ये चाहेंगे कि हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो माइनॉरिटी मुस्लिम इंस्टीट्यूट है गर्ल्स का, ये इट रीचेस द हाइट एंड और मुझे खुशी है इस बात की कि वी आर ऑलरेडी रीच दैट पोजीशन कि हमारा कॉलेज एक बहुत बड़े आदमी के नाम पर है जिसने वुमेन एम्पावरमेंट के ताल्लुक से इतने साल पहले सोचा है। तो माय ट्रिब्यूट्स टू डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया एंड मैडम फातिमा रफ़ीक ज़करिया फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी to educate our girls and also in return educate the society. जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह मैडम ने कहा कि ये सारे प्रॉब्लम्स का कहीं ना कहीं हमारे ख़ानदानी जो हम जॉइंट फैमिली का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था हमारे समाज का, हम हिंदुस्तानी समाज का, चाहे वो किसी भी मज़हब में हो, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट जो हुआ करता था वो ज़िंदगी गुजारने के लिए आसान हुआ करता था। आज हम बड़े बड़े आंगन वाले घरों से निकलकर छोटे छोटे फ्लैट में सिमट चुके हैं, हमारी फैमिली सिमट चुकी है, और हम भले ही दिखावे के लिए हम बहुत इत्मीनान हमारे चेहरों पर है, हमारे कपड़े बहुत अच्छे हो गए हैं, हमारे पास काफ़ी धन दौलत आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुकून जो हमने पीछे छोड़ा है वो कहीं ना कहीं खो गया है। मोहल्ले की वो एक निशानी हुआ करती थी बूढ़ी माँ, झूठियों भरे चेहरों वाली, जिससे चाहे वो हमारे कोई रिश्ता हो या ना हो, हमारा खून का कोई रिश्ता तो नहीं होता था, लेकिन हम फिर भी उससे कहीं ना कहीं डरते थे, झिझकते थे। और वही सारी बातें एक अच्छा समाज और एक अच्छी सोसाइटी कायम रखे हुए थी।
तो ये कहना मुश्किल है कि हमने तालीम हासिल कर कर अपनी ज़िंदगी को सुकून देने के लिए बनाया या हमने तालीम हासिल करके अपने आप को तकलीफ़ देने के लिए एक दायरे बना रखे हैं। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात और करवाएंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, खुदा हाफिज़। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।